तो आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, या फिर हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो कोरिलेट करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको परिभाषा के अनुसार समझेंगे, उसके बाद इसको हम रिएक्शन बना के समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परिभाषा क्या कहती है रासायनिक अभिक्रियाएं का। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु, जैसे कोई भी पदार्थ है उसका एक परमाणु ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने एक पदार्थ लिया, कोई एक पदार्थ लिया, उससे एक परमाणु ले लिया कार्बन। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, जब एक या एक से अधिक, मैंने एक से अधिक क्या ले लिया, एक कार्बन ले लिया और एक ऑक्सीजन ले लिया। ठीक, तो जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु, मैंने एक कार्बन का परमाणु ले लिया और दो ऑक्सीजन का परमाणु ले लिया, तो रिएक्शन क्या कह रही है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु आपस में मिल करके, यानी कि जुड़ करके, किसी भी पदार्थ है उसका परमाणु हम ले लेते हैं, वो एक से अधिक होना चाहिए, और जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो मिल करके एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। यदि एक पदार्थ बनाए या फिर एक से अधिक पदार्थ बनाए, तो यहां से कार्बन और यहां से ऑक्सीजन, कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु से मिलाकर बनाता है CO2, जिसे कहते हैं हम कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या कहा जाता है, कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो वही है परिभाषा कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु को आपस में मिलाने से जब एक या एक से अधिक नया पदार्थ बने, तो इस तरह हम इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे कि एक और हम समझ लेते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन के दो परमाणु ले लेते हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा H2O। अब संतुलित नहीं है, चूंकि इधर दो हाइड्रोजन है, इधर भी दो हाइड्रोजन है, लेकिन इधर कितना ऑक्सीजन है, इधर दो ऑक्सीजन है, इधर एक ही ऑक्सीजन है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, दो लगा देंगे। अब इधर हो गया दो दूना चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, इधर कितना हाइड्रोजन है, दो ही हाइड्रोजन है, यहाँ दो लगा देंगे, जिससे हाइड्रोजन भी क्या होगी, संतुलित हो जाएगी। यहाँ एक परमाणु और ये दो परमाणु, जब एक से अधिक दो परमाणु मिलते हैं तो एक या एक से अधिक जो पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करती हैं, तो इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, अब इसी के जस्ट बाद हम समझने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं के बाद रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो इसी रिएक्शन से हम समझेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। रिएक्शन से समझने के बाद आपको फिर हम परिभाषा लिखवाते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसमें भाग लेने वाले तत्वों के परमाणु और बनने वाले उत्पादों को जिन सूत्रों या संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उन्हीं को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। अगेन हम दोबारा समझेंगे कि जब एक या एक से अधिक, या फिर कह ले हम कि जब रासायनिक अभिक्रिया में, ये पूरा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, तो जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पाद, अब ये कहेंगे कि आप अभिकारक या उत्पाद क्या है, तो जो छोटे छोटे मिले होते हैं, एरो की बाएं साइड छोटे छोटे परमाणु मिले होते हैं, तत्व के परमाणु मिले होते हैं, इसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं इसे, अभिकारक। और जो नया पदार्थ बनता है उसे कहते हैं उत्पाद, उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। ठीक है, तो वही चीज है, जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को जिन सूत्रों के द्वारा या फिर जिन संकेतों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब हम इसका परिभाषा लिख देते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद को जिन सूत्रों या संकेतों
सूत्रों या संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सूत्रों या संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, सबसे पहले हम ये समझेंगे, फिर इसके बाद क्या होता है हम वो चीजें जानेंगे। सबसे पहला है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, या इसका एक नाम और होता है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्या है, पहला हो गया संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया या अपघटित अभिक्रिया जिसे कहते हैं, और तीसरा होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तीसरा क्या है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और चौथा क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा संयोजन या योगात्मक, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। तो चलिए समझते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन का मतलब पहले यदि हम समझ लेते हैं तो ये चीजें हमें आसानी से समझ में आएगी। संयोजन का मतलब क्या होता है, योगात्मक का मतलब क्या होता है। तो संयोजन का शुद्ध तात्पर्य मतलब ये होता है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ करके, संयोजन का मतलब क्या होता है जुड़ करके। ठीक है, वही सेम चीजें होगी। योगात्मक का मतलब क्या होता है योग करके, यानी कि जुड़ करके, क्या होता है जुड़ करके। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है पहले वो चीज हम जानेंगे। संयोजन अभिक्रिया यानी कि जुड़कर बनने वाला कोई अभिक्रिया जो होता है वो क्या कहलाता है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। तो चलिए हम इसको परिभाषा लिख देते हैं, इसका परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन यानी कि जुड़ करके, तो चलिए इसका परिभाषा लिखते हैं हम कि जब एक या एक से अधिक, जब एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक तत्वों के परमाणु, तत्वों के परमाणु आपस में मिल करके या फिर आपस में जुड़ करके, आपस में जुड़ करके या फिर कह सकते हैं संयोग करके या फिर कह सकते हैं योग करके क्या बना ले, किसी एकल नए पदार्थ का निर्माण करे, किसी एकल नए पदार्थ का, किसी एकल नए पदार्थ का निर्माण करे, निर्माण करे तो उसे संयोजन या, तो उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वही चीजें हैं, संयोजन का मतलब जुड़ करके, जब एक या एक से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में जुड़ करके, मिल करके, संयोग करके या फिर कह ले हम योग करके किसी एकल नए पदार्थ का निर्माण करें, किसी एकल मतलब किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करें तो उसे हम संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं। उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे हम ले लेते हैं H2 और क्या ले लेते हैं O, तो दोनों मिल करके मात्र और मात्र एक पदार्थ बना रहा है जिसे कहते हैं जल, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि H2O। कोई एक और पदार्थ ले लो, कार्बन ले लेते हैं हम और ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो दोनों मिलकर के क्या बनाता है CO2। हाइड्रोजन ले लेते हैं और क्लोरीन ले लेते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हम समझेंगे क्या। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर के एकल पदार्थ का निर्माण किया जिसे हम कहेंगे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। कार्बन ऑक्सीजन मिल करके
एकल पदार्थ का निर्माण करा, जिसे हम कहेंगे संयोजन या योगात्मक अपक्रिया। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, यानी कि एक उत्पाद बनाया, जिसे हम कहेंगे संयोजन या योगात्मक अपक्रियाएं। अब हम समझेंगे कि वियोजन अपक्रियाएं क्या होती हैं, तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब दूसरा हम समझेंगे कि वियोजन अपक्रियाएं क्या होती हैं। तो चलिए समझते हैं वियोजन अपक्रियाएं। अब ये वियोजन अपक्रियाएं क्या होती हैं? वियोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अपक्रियाएं। देखिए वियोजन का मतलब होता है टूट करके, क्या करके? टूट करके, अलग करके, बिखर जाए, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया। क्या कहेंगे? वियोजन अपक्रिया। इसकी परिभाषा क्या है? जब कोई एकल उत्पाद, जब कोई एकल उत्पाद, या फिर हम कह लें जब कोई पदार्थ, या कह लें क्या? जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ आपस के घटकों में टूटकर, आपसी घटकों में टूटकर अलग हो जाए, आपसी घटकों में, आपसी घटकों में टूटकर अलग हो जाए, टूट कर अलग हो जाए, टूटकर अलग हो जाए, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, कहने का तात्पर्य यह है कि वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो जब कोई एकल पदार्थ या फिर जब कोई एकल यौगिक, यौगिक कह लेते हैं और बेटर होगा, ठीक है, जब कोई एकल पदार्थ या एकल यौगिक आपसी घटकों में टूट जाए। आपसी घटकों का मतलब क्या होता है? कि जिन चीजों से मिलकर के वो बना है उन्हीं चीजों में वो टूट जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, वियोजन या अपघटन, इसका दूसरा नाम होता है अपघटन। अपघटन मतलब आपसी घटकों में टूट करके। अब इसे हम रिएक्शन के द्वारा समझेंगे। जैसे कोई हमारे पास रिएक्शन होता है कैल्शियम कार्बोनेट, एक रिएक्शन है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जो चूना पत्थर है, अब ये चूना पत्थर आपस में टूट जाए, अपने घटकों में ही टूट जाए। अब ये अपने घटक का मतलब क्या होता है? कि जिन चीजों से ये मिलकर के बना है, इन्हीं जिन चीजों से मिलकर बना है उन्हीं टुकड़ों में टूट जाए, तब उसे हम क्या कहेंगे? कोई एकल पदार्थ है अपने घटकों में टूट रहा है, तो किसी एकल पदार्थ को अपने घटकों में टूटना ही क्या कहलाता है? वियोजन या अपघटन क्रिया कहलाती है। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया चूना पत्थर का, कैल्शियम कार्बोनेट का, इसे हम तोड़ेंगे तो ये किससे बना है? तो ये बना है कैल्शियम ऑक्साइड से। किससे बना है? कैल्शियम ऑक्साइड से। और किससे मिलकर बना है? कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कहेंगे हम चूना पत्थर। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, एक घटक इसका क्या टूटा? कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा घटक क्या टूटा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक घटक था अपने दो घटकों में टूट गया, जिसे हम क्या कहेंगे? वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। तो चलिए हम समझते हैं तीसरा अभिक्रिया क्या होता है, जिसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? कि जब कोई तत्व किसी के स्थान को हटा करके स्वयं वहां पे बैठ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन। यानी कि ये अपना स्थान क्या कर ले? चेंज कर ले। तो चलिए परिभाषा के अनुसार समझेंगे कि जब कोई या फिर जब किसी अभिक्रिया में, क्या कहेंगे? जब किसी अभिक्रिया में, जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील कह लें और बेटर रहेगा, अधिक अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कह लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अधिक अभिक्रियाशील तत्व, कम अभिक्रियाशील तत्व, कम अभिक्रियाशील तत्व, कम
अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित करके, तत्व को हटा करके या विस्थापित करके, हटा करके या विस्थापित करके वहां पर स्वयं बैठ जाए, वहां पर स्वयं बैठ जाए, स्वयं बैठ जाए, तो उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यानी कि कोई अभिक्रिया है, उन अभिक्रियाओं में कोई अधिक क्रियाशील तत्व होगा, कोई कम क्रियाशील तत्व होगा। तो जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो क्या करेगा कि जो उसमें कम क्रियाशील तत्व का यौगिक है, तो उस यौगिक से कम क्रियाशील वाले तत्वों को हटा करके वहां पे वो स्वयं बैठ जाता है। ठीक है, अब कैसे जानेंगे कोई तत्व अधिक क्रियाशील है या फिर कोई तत्व कम क्रियाशील है? इसलिए हम साइड में लिख दिए हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम, फिर उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे तत्वों को लिख दिए हैं। ये पोटेशियम अधिक क्रियाशील धातु है, क्रियाशील तत्व अक्रियाशील तत्व है, और यह है सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व। अब चलिए हम किसी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम ले लेते हैं कॉपर, या ले लेते हैं जिंक, ले लेते हैं जिंक, और ले लेते हैं कॉपर सल्फेट, ले लेते हैं जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ। फिर देखिए ये जिंक क्या है, जिंक यहां है। अब देखो कॉपर कहां है, कॉपर यहां है। अब जिंक और कॉपर में टैली करो कि जिंक अधिक क्रियाशील है या कॉपर अधिक क्रियाशील है। तो कॉपर से 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम, 4th टाइम कॉपर से क्या है, अधिक अपक्रियाशील है। कौन? जिंक। यानी कि जिंक अधिक अपक्रियाशील है। तो ये जिंक क्या करेगा कि ये जो कम क्रियाशील धातु है या कम क्रियाशील से जो मिलकर यौगिक बना है, उस यौगिक से कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करके हटा करके वहां पर स्वयं का स्थान ग्रहण कर लेता है। जैसे आजकल का एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो बड़े बड़े जो नेता होते हैं या दमदार होते हैं, जंडाइल टाइप के होते हैं, वो क्या करते हैं कि छोटे वाले नेता को हटा करके उसके अपने दबंग से या फिर कह सकते हैं अपने गुंडागर्दियों से क्या करते हैं, उनको हटा करके उनका स्थान स्वयं से ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह से जिंक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, कॉपर कम क्रियाशील तत्व है। तो जिंक क्या करेगा, इस कम क्रियाशील वाला जो यौगिक है, इस कम क्रियाशील वाले यौगिक से इस तत्व को क्या कर देगा, हटा देगा। कम अक्रियाशील वाले तत्व को हटा करके वहां पे स्वयं का स्थान ग्रहण कर लेगा। यानी कि जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाकर वहां पर स्वयं का स्थान बना लेता है। यानी कि कॉपर के जगह क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। और सल्फेट है तो सल्फेट लिख देंगे ZnSO4। अब बच क्या गया, ये कॉपर क्या था, कॉपर को जिंक ने यौगिक से अलग करके बाहर कर दिया। अब क्या बन गया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। चलिए एक कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, इसे हम मिटा देते हैं ऊपर। अब तो लगभग सारी चीजें समझ गए हैं। इनका एक वीडियो अलग से बनेगा जिससे हम विस्तार में समझेंगे। तो चलिए अगला हम एग्जांपल ले लेते हैं सिल्वर और कॉपर सल्फेट का, सिल्वर और कॉपर सल्फेट का। तो चलिए देखिए ये सिल्वर है और ये कॉपर है। अब आप यहां पे देखोगे कौन तत्व अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सा तत्व। तो अब देखते हैं सिल्वर को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्रियाशील तत्वों को देखेंगे जो अरेंज हमने करके रखा है। ये सिल्वर है और ये कॉपर है। सिल्वर देखने को यहां मिल रहा है यानी कि सिल्वर, और दूसरा है कॉपर, कॉपर देखने को यहां मिल रहा है। अब ये देखना है हमें कि सिल्वर अधिक अभिक्रियाशील है या कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है। अब सिल्वर अगर अधिक अभिक्रियाशील होगा तभी कॉपर को विस्थापित करेगा। अगर सिल्वर कम अभिक्रियाशील है तो वो कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं जितना नीचे जाओगे उतना अभिक्रियाशील वाला तत्व कम होगा और जितना ऊपर जाएंगे वो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व होगा। तो सबसे नीचे ही हमें देखने को मिल जाता है क्या, सिल्वर देखने को मिल जाता है, अर्थात ये अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है। क्या है, कम अभिक्रियाशील है, किसके अपेक्षा, कॉपर के। अब
ये कम अभिक्रियाशील है, इसके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कोई ये क्या कर पाए, कॉपर को विस्थापित कर पाए। इससे कोई अभिक्रिया नहीं होगा, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगा। उसी तरह से हम देखते हैं गोल्ड को कॉपर के साथ, गोल्ड यहाँ सबसे नीचे है और कॉपर यहाँ पर है, यानी कि गोल्ड जो है वो कम अभिक्रियाशील तत्व है और कॉपर जो है आयरन की अपेक्षा अधिक है, यानी कि ये भी कम अभिक्रियाशील तत्व है तो अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसमें भी कोई अभिक्रिया नहीं होने वाला। लेकिन जब हम जिंक की बात करते हैं, जिंक और हाइड्रोजन की, तो चलिए देखिए जिंक कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, जिंक यहाँ देखने को मिल जाएगा और हाइड्रोजन कहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ देखने को मिल रहा है। अब कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल गया जिंक ऊपर है यानी कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और हाइड्रोजन नीचे है यानी कि हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील तत्व है। अब ये ज्यादा पावरफुल हुआ ना तो ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा और हाइड्रोजन के जगह पर स्वयं का स्थान बना लेगा, अर्थात ये बना लेगा हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ स्वयं बैठ जाएगा, अर्थात ZnSO4 बना लेगा। क्या बना लेगा, ZnSO4 और बच क्या रहा है, हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन को अलग कर देगा। ठीक है, उसी तरह से हम अगले वाले रिएक्शन में आएंगे। अगला वाला रिएक्शन है आयरन और फिर है कॉपर। हम देखेंगे कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सा कम अभिक्रियाशील है। अब आपको मालूम हो चुका होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो आयरन है वो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर के अपेक्षा। अगर ये अधिक अभिक्रियाशील है और ये कम अभिक्रियाशील है तो सीधी सी बात है ये कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित करके उसके स्थान पर स्वयं का स्थान ग्रहण कर लेगा, यानी कि यहाँ से कॉपर हटेगा और आयरन जाके बैठ जाएगा तो बनेगा FeSO4 और बच क्या गया, इस आयरन ने कॉपर को यौगिक से अलग कर दिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, कॉपर। अब आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार ये चीजें हम दोहरा देते हैं, कुछ नहीं करना, आपको बस इतना समझना है कोई अभिक्रिया होना चाहिए, उस अभिक्रिया में क्या होगा, कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व होगा और कोई कम अभिक्रियाशील तत्व होगा। तो जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्वों को विस्थापित कर देती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको 3 से 4 एग्जांपल बता दिए गए जिससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी कभी देखने को उल्टा मिलता है, जैसे यहाँ पे चांदी प्लस कॉपर सल्फेट है तो ये चांदी कम अभिक्रियाशील है तो कॉपर को विस्थापित कर पाएगा, सीधी सी बात, ये कमजोर है, ये हार्ड है तो कहां से विस्थापित होगा, विस्थापित नहीं होगा, अर्थात ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं है। इसमें देखते हैं गोल्ड को कॉपर के साथ, गोल्ड कम अभिक्रियाशील कॉपर अधिक है तो होगा, नहीं होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। लेकिन जब हम देखते हैं जिंक को और हाइड्रोजन को तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है हाइड्रोजन की अपेक्षा, तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा करके स्वयं स्थान बना लेगा। उसी तरह से आयरन कॉपर को हटा करके आयरन स्वयं का स्थान बना लेगा। तो चलिए समझते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती है। जैसा कि आपको नाम से ही मालूम चल जाता होगा द्विविस्थापन, अब इसका मतलब क्या होता है, नाम से ही अगर हम समझे तो स्पष्ट कर देता है। द्विविस्थापन, द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, दो आयन कह ले, दो आयन या दो अवयव, क्या कह ले, दो आयन या दो अवयव। नाम से ये चीजें क्लियर कर दे रहा है कि द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। द्वि का मतलब होता है दो आयन या दो अवयव, उनका क्या हो जाए, स्थान परिवर्तन हो जाए, यानी कि किसी अभिक्रिया में दो यौगिक हैं, तीन यौगिक हैं, ठीक है, लेकिन द्विविस्थापन प्रणीत इसमें दो ही यौगिक होना चाहिए, तो दोनों यौगिक में क्या हो कि दो आयन या फिर दो अवयव आपस में स्थान को क्या कर लें, स्थानांतरित हो जाए या फिर आपस में स्थान बदल लें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो चलिए इसको हम परिभाषा के अनुसार समझते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के दो आयनों या दो अवयवों, जैसा कि ये नाम से स्पष्ट कर दिया, दो आयनों या दो अवयवों का परस्पर स्थानांतरण हो जाए तथा नए यौगिकों का निर्माण हो,
तो उसे क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण के अनुसार। एक आपको दिख रहा होगा AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, और एक आपको दिख रहा होगा सोडियम क्लोराइड। अब चलिए देखिए, इसमें भैया दो अवयव ले लो या दो आयन ले लो। अब चूंकि इसमें आयन को हम डिनोट नहीं किए हैं तो हम क्या लेते हैं? अवयव ले लेते हैं और अवयव को स्थानांतरण करते हैं। तो चलिए देखते हैं, Ag के साथ क्लोरीन चल जाएगा तो क्या बना लेगा? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और दूसरा बच रहा है सोडियम, सोडियम चला जाएगा नाइट्रेट के साथ, यानी कि Na और क्या बना लेगा? NO3, NaNO3। अब देखो सिल्वर था नाइट्रेट के साथ, यहां सिल्वर हो गया क्लोरीन के साथ, यहां था सोडियम क्लोरीन के साथ, अब सोडियम हो गया नाइट्रेट के साथ, यानी कि सिल्वर का स्थान यहाँ ये ले लिया सोडियम का स्थान, और सोडियम का स्थान यहाँ सोडियम ले लिया सिल्वर का स्थान। तो दो अवयव क्या हुए? दो अवयव आपस में स्थान को क्या कर लिए? स्थानांतरित हो गए, स्थान अपना बदल लिए। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि जब दो अवयव आपस में स्थानांतरित कर लें, स्थान को बदल लें, या फिर अवयव के अलावा दो आयन आपस में स्थान बदल लें, तो उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब अगला अभिक्रिया है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब स्थान आप खुद परिवर्तित करना सीख गए हो, कैसे करना है? बेरियम स्थान ले लेगा सोडियम का और सोडियम स्थान ले लेगा बेरियम का। तो चलिए बनाते हैं, यहां से बनाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4। अब देखो बेरियम सल्फेट बना लिया, बेरियम गया किसके साथ? सल्फेट के साथ। अब सोडियम जाएगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो ये क्या बना लेगा? Na2Cl2। अब चूंकि दो हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनाएगा? BaSO4 प्लस NaCl, अर्थात नमक का निर्माण करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि बेरियम क्लोराइड से एक अवयव, बेरियम क्लोराइड का बेरियम चला गया किसके साथ? सल्फेट के साथ, और सोडियम सल्फेट का एक अवयव चला है किसके साथ? क्लोरीन के साथ, यानी कि एक अवयव इधर और एक अवयव इधर, दो अवयव हो गए। दोनों अवयव क्या किए? आपस में स्थान को बदल लिए, स्थान को परिवर्तित कर लिए। तो इस तरह से क्या हो गया? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई है। ठीक है, हम समझते हैं संक्षारण क्या होते हैं, कोरेशन क्या होता है। संक्षारण का मतलब होता है किसी वस्तु में जंग लग करके। किसी वस्तु का मतलब कौन सा वस्तु? वे वस्तु जो धातुएं हों, वे वस्तु जो धातुएं हों, यानी कि धातुओं पर जब जंग लग जाए तो उसी को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लिखते हैं संक्षारण क्या होता है और उसके बारे में हम कुछ थोड़ा बहुत समझते हैं। तो चलिए देखिए संक्षारण क्या है। तो संक्षारण एक वैद्युत क्या है? संक्षारण एक वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? संक्षारण एक वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया बोलेंगे? तो वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, जब कोई धातु क्या लिखेंगे? जब कोई धातु किसी अम्ल, जब कोई धातु किसी भी अम्ल, किसी अम्ल कह लें या फिर कह लें नमी, किसी अम्ल, नमी या जल के संपर्क में, नमी समझ लो हो गया, या वायु के संपर्क में, वायु के संपर्क में आने से, वायु के संपर्क में आने से उनमें संक्षारण होने लगती है, उनमें संक्षारण होने लगती है या संक्षारित होती है। वो धातुएं क्या होने लगती हैं? संक्षारित होने लगती हैं, संक्षारित होने लगती हैं, संक्षारित होने लगती हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं।
क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अगर हम समझाना चाहें कि कोई भी धातु है, ठीक है, तो उसे अम्ल के संपर्क में लाया जाए, ठीक है, या फिर नमी के संपर्क में लाया जाए, या फिर वायु के संपर्क में लाया जाए, तो जैसे ही धातुओं को इन चीजों के संपर्क में लाया जाता है तो वो संक्षारित होने लगती हैं। यानी कि इनका जो क्वांटिटी होता है वो क्वालिटी खत्म होने लगता है। जैसे कोई लोहे की जब नई वस्तु लाई जाती है तो वो चमकीली होती है, लेकिन अगर उसे हम स्वच्छ जगह, साफ जगह रखें, फिर भी वो हवा के संपर्क में रहते रहते धीरे धीरे उसमें क्या होता है, कुछ लाल कलर के परत चढ़ जाते हैं, जिसे जंग कहा जाता है। जंग का, इसी को हम जंग कहते हैं या फिर संक्षारण कहते हैं। संक्षारण क्या है कि जब किसी भी धातु को नमी, जल या वायु के संपर्क में लाने से वो संक्षारित होने लगे, उनमें उनके क्वालिटी में कमी आने लगे, उन पर उनका कलर चेंज होने लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? संक्षारण कहेंगे। जैसे चांदी पर काले परत का चढ़ना, जैसे चांदी पर, एक मिनट मार्कर बदल लेते, जैसे चांदी पर काले परत का चढ़ना, चांदी पर काले परत का चढ़ना क्या है? काले परत का चढ़ना संक्षारण है। क्या है? संक्षारण है, ठीक है। तांबे पर हरे परत का चढ़ना, तांबे पर हरे परत का चढ़ना क्या है? संक्षारण है, ठीक है। और लोहे पर भूरे रंग का परत चढ़ना, लोहे पर भूरे रंग का परत चढ़ना कौन सा प्रक्रिया है? संक्षारण की प्रक्रिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं विकृत गंधिता क्या होता है। विकृत गंधिता आप इतने से समझोगे, जब किसी हम भोजन को या फिर तैलीय पदार्थ को जब कुछ समय के लिए रोक कर रखते हैं, ठीक है, तो रोक कर रखने के बाद कुछ समय पश्चात उससे क्या आने लगती है? अजीब सी दुर्गंध आने लगती है, तो इस पूरे प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगी हो, यदि आपको लग रहा है मेहनत कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा, हम ये सब चीजें आपके ऊपर छोड़ते हैं। अब अगला जो वीडियो आने वाला है, उस वीडियो में हम क्या करेंगे कि एक अभिक्रिया को पकड़ेंगे और वो उस अभिक्रिया के कई सारे एग्जाम्पल, 10 से 20 एग्जाम्पल को समझेंगे उदाहरण के तरीके से, ठीक है, उदाहरण को दे करके, और उसके प्रकार भी हम पढ़ेंगे। यानी कि एक रिएक्शन को पकड़ करके उनको हम विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। तो जय हिंद।